बाबा योगी विभूति और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके अब नहीं धमका सकता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्रोध से नहीं बच सकेंगे अपराधी और उसका ट्रेलर दिखने लगा है, क्योंकि यूपी में गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक अपराधों में योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अपराध और अपराधी दोनों ही माफ नहीं किए जाएंगे। बर्दाश्त नहीं है योगी के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में अपराधी घबराए हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने जो रुख दिखाया है वो अपराधियों को डराने वाला है। पहले लखनऊ में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, फिर गाजियाबाद में सूर्या नाम के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या और उसके बाद गाजियाबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी का मर्डर। इन तीन वारदातों पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। साफ कह दिया है, कानून का राज चलेगा, अपराध बिल्कुल भी माफ नहीं होगा। इसीलिए देर रात कानून व्यवस्था की उन्होंने बैठक ली। गाजियाबाद से लेकर जौनपुर तक अधिकारियों को फटकार लगाई। लखनऊ में संदीप सिंह से लेकर गाजियाबाद में मर्डर का संज्ञान लिया। गोमती नगर में बीजेपी नेता की हत्या पर फटकार लगाई। विभूति खंड के एसीपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया। गोमती नगर विस्तार के थानेदार को भी लाइन हाजिर कर दिया। निर्देश साफ दे दिया है कि अपराध पर नकेल कस लिए। और उसी के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें सूर्या पर हमले का आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर असद का एनकाउंटर हुआ। ये उसकी बाइक है और उसी के पास पड़ा देसी कट्टा या पिस्टल। ये तस्वीर अपराधियों को सीधा संदेश है कि यूपी में अपराध की माफी मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ उस समय हुई जब असद पैसे लेने के लिए गाजियाबाद के खोड़ा में वापस लौटा था। एक्शन मोड में बैठी पुलिस को इसकी भनक लग गई। उसके बाद हुई आमने सामने की मुठभेड़। पुलिस के मुताबिक असद ने 7 राउंड फायरिंग। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। आपको दिखा दें, यहाँ पर ओपन फायरिंग हुई थी। जब पुलिस ने असद को घेरा तब उसने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग शुरू की, जिसमें असद को गोली लगी। जब उसको अस्पताल ले जाया गया, पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की है। सूर्या का परिवार लगातार असद और दूसरे आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा था। अब असद नहीं है, लेकिन सूर्या की मां बाकी बचे आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग कर रही है, बुलडोजर की मांग कर रही है। बाबा योगी विभूति और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। पर अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। अभी 7 गुनहगार और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। जैसे मेरी जैसी को कुचली किसी और माँ बहन की कोक ना हो जाए, किसी का घर का दीपक ना बुझे, जैसे मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया। इसके बाद से पुलिस बाकी बचे आरोपियों को भी ढूंढ रही है, लेकिन उसी गाजियाबाद में सूर्या मर्डर के बीच पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी का भी मर्डर हो गया। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। मर्डर से ठीक 2 दिन पहले ही चिराग बेंगलुरु से घर लौटे थे, जिन्होंने बेंगलुरु में जीत का तड़का लगाकर जापान में अक्टूबर में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था। वो द्वार सुबह वो हॉस्टल जाने के लिए निकले थे, लेकिन ना तो हॉस्टल पहुंचे और ना ही घर आई तो सिर्फ उनकी मौत की खबर। 4 बजे में 4 से 1 आध मिनट ऊपर हो या 1 आध मिनट नीचे हो, पुलिस की सूचना गई कि चिराग की डेड बॉडी है यहाँ साईपुन में।
आप पहले तो उन्होंने पूछा आप चिराग को जानते हो, हमने कहा कि हम जानते हैं, हमारा बच्चा है। तो क्या इसकी बॉडी पड़ी है यहाँ पे, इसको कुछ हुआ है। हम वहाँ पे आए, देखा तो खून से लथपथ बॉडी पड़ी थी। परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर चिराग का दुश्मन कौन है। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी में एक संदिग्ध मिला। उस संदिग्ध से जब पूछताछ हुई तो सामने आया मर्डर का डरा देने वाला सच, जिसके मुताबिक आरोपी यश खटीक ने चिराग को मारा। वो भी एक पैरा एथलीट है, साथ ही प्रैक्टिस करता है। चिराग ने यश के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमियों की शिकायत की थी। इसके चलते यश का क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी रंजिश में यश ने चिराग को मार डाला। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफ़ी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। ये खौफनाक वारदात दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या की आग में एक चिराग बुझ गया, जो कुछ महीनों बाद जापान की धरती पर भारत का तिरंगा बुलंद करने वाला था। चिराग चला गया, सूर्या भी चला गया, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि यूपी में अपराध नहीं चलेगा, अपराधी भी नहीं चलेंगे। बुलंद होगा तो सिर्फ कानून का इकबाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की खबर पे। क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी के लोगों ने ही हमला कराया है? पहले अभिषेक बनर्जी और फिर कुछ ही घंटों के अंदर कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद से बीजेपी ने ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे एक टीएमसी नेता के करीबी हैं। घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। বিজেপি লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कल्याण बनर्जी पर भी हमला हो गया। कुछ ही घंटों के अंतराल पर ममता बनर्जी के दो सांसद एक ही वजह से चर्चा में आ गए। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी और श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी, दोनों पर भीड़ ने हमला कर दिया। दोनों ही मामलों में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले के आरोप लगाए। पहले आपको रविवार सुबह की तस्वीर दिखाते हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की शिकायत को लेकर हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है। कल्याण भी जवाब में हाथ उठाकर कुछ बोलते हैं। इसी बीच उनके सिर पर चोट लगती है। कल्याण बनर्जी नीचे गिर जाते हैं, एक हाथ से सिर पकड़ते हैं जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल फोन होता है। थोड़ी ही देर में कल्याण बनर्जी सिर पर पट्टी रखकर अपनी बात रखते हैं। उनके सिर पर ठंडी बोतल से राहत देने की कोशिश की जाती है। বিজেপি লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? अब ये दूसरी घटना भी देख लीजिए। शनिवार शाम की बात है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में थे। अभिषेक उस कार्यकर्ता के घर जा रहे थे जिसकी चुनावी हिंसा में मौत हो गई। अभिषेक बनर्जी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे। अचानक उनके चारों तरफ नारेबाजी शुरू हो गई। मोटरसाइकिल को घेर लिया गया। मौके को भांपकर अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहन लेते हैं। आगे का रास्ता नहीं मिलने पर अभिषेक बाइक से उतर गए। इतनी ही देर में अभिषेक पर हमला। उनकी शर्ट फट गई, चश्मा टूट गया। क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं।
अभिषेक को भीड़ खींच लेती है। अब ये तस्वीर भी देखिए, वीडियो में पीली शर्ट पहने एक शख्स दिख रहा है जो अभिषेक बनर्जी पर पत्थर से हमला करता है। चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। इस हमले के बाद अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पहुंचते हैं। उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाता है, जहां उनकी बुआ और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं अगर हेलमेट नहीं होता तो उनके सिर के 2 टुकड़े हो जाते। ममता बनर्जी राज्य की बीजेपी सरकार पर उंगली उठा रही है, लेकिन बीजेपी उल्टे टीएमसी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहाँ पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। अब इस पूरे मामले पर जबरदस्त राजनीतिक वार पलटवार भी हो रहा है। देखिए, बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। कई दोस्त कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था, क्या ये उससे जस्टिफाई हो जाएगा? तब होता था तो भी गलत था, आज हो रहा है तो भी गलत है। जिसने पत्थर उठा के मारा वो बीजेपी का सदस्य है। सारा कुछ फुटेज कैमरे पर है, सामने है, लोग देख सकते हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है। बिना बीजेपी के यह मामला हो ही नहीं सकता, खड़ा कर ही नहीं सकता। कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। लेकिन जनरोष दिखाई दिया, ये समझ में आ रहा था कि अगर प्रपंच रचा गया और जनरोष में अंतर कुछ होता नहीं है, डीम और थप्पड़ जूता उस पर पड़ा है, मतलब कि उसकी औकात लोगों ने, बंगाल के लोगों ने औकात दिखा दी। इस बीच ममता बनर्जी का एक और बयान सामने आया। गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग ओमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। वहीं कल्याण बनर्जी ने इस बीच धरना शुरू कर दिया। शुभेंदु सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अधिकारी चाकर बागर पुलिस दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अधिकारी चाकर बागर पुलिस दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अधिकारी फुट चाका पुलिस दूर हटो, दूर हटो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पुलिस दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। देश की 2 राजधानियों पर बहुत बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोक लिया। आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि इस वक्त देश, आगे खबर दिखाएंगे, लेकिन देश में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा एक्शन चल रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी, बंगाल तक अवैध निर्माण को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में इस वक्त 150 अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है।
दिल्ली का शालीमार बाग, यूपी का बाराबंकी, पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक ये तस्वीरें अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। पहले देखिए देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। यहाँ शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। मैक्स हॉस्पिटल रोड पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सड़क चौड़ी करने के लिए यहाँ बने 150 घरों को गिराया जा रहा है, जो काफी पुराने और बहुमंजिला मकान हैं। मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जिन पर जो है कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये अवैध निर्माण है। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहाँ पर भी इनको हार मिली थी और 30 मई तक इन मकानों को खाली करना था। करीब 150 मकान थे जिन पर कार्रवाई होनी थी और कल जब मियाद पूरी हो गई तो देर रात ही यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है, इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए ताकि जो है यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े। और उसके बाद से लगातार सुबह से ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो सड़क है, ये सड़क जो है आउटर रिंग रोड की सड़क है और ये आज़ादपुर मंडी की तरफ जाती है। सड़क को चौड़ाकरण को लेकर ये प्रशासन का जो है ये एक्शन जो है वो किया जा रहा है। मकान मालिकों ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। 150 मकान मालिकों को नोटिस दिए थे। 30 मई तक घर खाली करने के निर्देश दिए गए थे। कुछ लोगों ने घरों को खुद खाली किया और फिर 31 मई से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर कार्रवाई पूरी होने के बाद आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की ओर जाने वाली सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी तक सीधा जोड़ा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ कई पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में रात से ही तैनात कर दिए गए थे। अब पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए। आसनसोल, दुर्गापुर और मुर्शिदाबाद में बुलडोजर एक्शन से सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। आसनसोल में रेलवे की जमीन, दुर्गापुर में स्टील प्लांट की जमीन, तो वहीं मुर्शिदाबाद में सरकारी जमीन पर बने अवैध दुकानों को ध्वस्त करके सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त कराई गई। अब यूपी के बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। बाराबंकी में प्रशासन ने एक अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह से यूपी से लेकर दिल्ली और बंगाल तक अवैध संपत्तियों, माफियाओं के ठिकानों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। आपने नफरत और दरिंदगी की तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको हैवानियत और दरिंदगी का ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि यह है दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा। उस दरिंदे की खबर यूपी के फिरोजाबाद से आई है, जहां पर एक 1.5 साल के बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत हुई जो देखने वालों को की रूह को कांपा देती है। दरिंदगी ऐसी कि हैवानियत में कांप उठी। इसके हाथ में 1.5 साल का मासूम है। इसने बच्चे को उठाया और फिर कई बार उठाकर पटकता रहा। ऐसा लगा मानो कोई फुटबॉल पटक रहा हो, वैसे ये 1.5 साल के मासूम को पटक रहा था। ये ऐसी तस्वीर है जो दरिंदों की रूह को भी कंपा दी, लेकिन ये हैवान, ये शैतान नहीं कांपा। पटकता रहा बच्चे को बार बार, कई बार। कैसी दरिंदगी होगी जो इसने मासूम को 8 बार पटका। जिस बच्चे को एक बार पटकने में ही उसके प्राण संकट में आ गए थे, उसे यह हैवान पटकता रहा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। जब इसने जान लिया कि बच्चा मर चुका है, तो उसे उठाकर वापस चल दिया। बच्चे की गर्दन लटक गई।
दरिंदगी की ये खौफनाक तस्वीर देखकर आपका भी कलेजा कांप गया होगा कि भला धरती पर ऐसे शैतान बाकी हैं क्या। ये तस्वीर जब फिरोजाबाद की पुलिस ने देखी तो वो भी क्रोध से उबल पड़ी। उसने हर कोने में दरिंदे को ढूंढा और एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। ये थाना सिकोहाबाद अंतर्गत यादव कॉलोनी का मामला है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। सूचना ये मिली कि ये बूढ़ा बरथरा रोड पे झाड़ियों में छुपा हुआ है और यहाँ से भागने की फिराक में है। ये देखिए, इंसान के रूप में ये वही दरिंदा है जिसने 1.5 साल के आरोह को पटक पटक कर मार डाला, उसकी जान ले। बच्चे के इस हत्यारे के चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। क्यों मारा था बच्चे को? मेरी सर उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। है? ये सवाल लड़की से करना। भाई आप तूने मारा लड़का तो इस तरह से जानवरों को भी नहीं कोई मारता। आरव का परिवार अब तड़प रहा है, बिलक रहा है, बेसुध हो जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? आखिर 1.5 साल के बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों? पता चला कि आरव की मां रति से शादी करने के लिए जितेंद्र पाठक नाम के इस हैवान ने 1.5 साल के आरव को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि आरव की मां अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। ऐसे में आरव इस शैतान की शादी में रोड़ा बन रहा था। ये जितेंद्र पाठक रति की बुआ सास का बेटा है। उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया। मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। एक माँ बिलख रही, तड़प रही, वो अपने आप को कोस रही है कि आखिर किस घड़ी में वो अपनी मौसी के घर गई। उसने अपने बेटे को इस शैतान के साथ भेजा जो इसके दुधमुहे के लिए काल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए अब आपको खबर दिखाते हैं बहुत ही पॉश दक्षिण दिल्ली के इलाके साकेत की, जहां पर मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 मेडिकल स्टूडेंट हैं। मेहरौली के पास साकेत के इलाके में हुए हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक पर एक्शन लिया गया है। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शनिवार शाम जब साकेत मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक बनी एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक जोरदार आवाज के साथ पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इमारत गिरते ही इलाके में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल जो बिल्डिंग शाम 7:30 बजे ढहकर गिर गई, उसमें अब मौत का आंकड़ा 4 तक पहुंच चुका है। 10 से ज्यादा लोगों को इसमें रेस्क्यू भी किया जा चुका है, जो घायल भी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब गैर इरादतन हत्या को लेकर FIR दर्ज की जा चुकी है और बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर रेड भी जारी है। इस भीषण हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की गहराई से जांच की जा रही है। जितनी भी ऐसी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। मलबे को पूरी तरह हटाने का काम अभी भी जारी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और मलबे में ना फंसा हो।
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माणों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज श्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश में कई जगहों से, कई शहरों से आंधी तूफान और बारिश से जुड़ी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो कि हैरान करने वाली और डराने वाली भी हैं। पहाड़ों में जहां लगातार बारिश ने मुसीबत पैदा कर दी है, वहीं पर कुछ मैदानी इलाकों में तेज आंधी की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। बस एक सेकंड चूक जाते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। बस यूं समझ लीजिए कि यमराज छुट्टी पर थे। बस बाइक समझिए निकल ही गई, वरना जिंदगी पर भारी पड़ जाता। तेज आंधी के चलते गुजरात के जामनगर में सड़क पर लगा एडवर्टाइजमेंट टावर नीचे गिर पड़ा। तस्वीरें देखिए और समझिए कैसे रणजीत सागर रोड पर मौत इस मोटरसाइकिल सवार को छू कर निकल गई। यहाँ जान बच गई, लेकिन देश के कई दूसरे हिस्सों में लोगों की जान आफत में है। भीषण गर्मी के बाद बारिश पड़ी तो लोगों को लगा कि कुदरत ने उनकी सुनी, लेकिन मॉनसून की पहली दस्तक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आसमान से गिरती बूंदें आफत लगने लगी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोगों के सामने मुश्किल हालात पैदा हो गए। उत्तराखंड के चंपावत की इन तस्वीरों को देखिए, जहां करीब 50 श्रद्धालु उफनती नदी में फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचा ली, लेकिन जिले में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। और आइए अब आपको ले चलते हैं पेरिस, जहां पर फुटबॉल मैच में मिली बड़ी जीत के बाद जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ अचानक से बहुत ही हिंसक हो गई। उपद्रवियों ने पेरिस की सड़कों पर तोड़फोड़ मचा दिया और देखते ही देखते पूरा पेरिस एक जंग का मैदान बन गया और उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए सड़क पर पुलिस को उतरना पड़ा। हिंसा में बदला जीत का जश्न। फुटबॉल फैंस का उपद्रव। पेरिस की सड़कों पर बवाल। चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला था। पीएसजी फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत हुई और पेरिस की सड़कों पर हजारों की संख्या में फैंस उतर आए। जीत का जश्न मनाया गया और फिर अचानक ये जश्न हिंसा में बदल गया। पेरिस की मशहूर सड़क चैम्प्स एलिजी पर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। शुरू में जश्न का माहौल था। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जमकर आतिशबाजी कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वहां अराजकता का माहौल फैल गया। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी इलेक्ट्रिक बाइकों में आग लगा दी, दुकानों के शीशे तोड़ डाले, बस शेल्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया। पेरिस की सड़कों पर उपद्रवियों और पुलिस के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। अफसोस कि पेरिस का ये हाल हो गया है। और इस वक्त इस बुलेटिन में एक ब्रेक ले रहे हैं।